रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दात नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 16। आप मुझे फ़रेब देने की कोशिश में खुद को फ़रेब देने लगे हैं। जी, मैं हैरत से बोला। हाँ सरफराज साहब, बराह करम मुझे फ़रेब देने की कोशिश में खुद को ना गिराइए। मेरी निगाहों में आपकी मुकम्मल शख्सियत है, लेकिन दूसरे आपको वो नहीं समझ सकते जो आप हैं। कौसर प्लीज़, ज़रा साफ अल्फाज में, मैंने कहा, और कौसर ने जलती हुई निगाहों से मुझे देखा। फिर समुंदर की लहरों पर निगाहें जमा कर बोली, मेरा ईमान है सरफराज साहब कि आप एक नेक इंसान हैं। ओह, मरीसा थेरेसमा जैसी सैकड़ों लड़कियां भी मिलकर आपको गलत रास्ते पर नहीं डाल सकती। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूं सरफराज साहब। आपकी जवानी आपकी दस्तरस में है। कहकशां और दूसरी लड़कियां आपके इस कदर करीब आ सकती थी जितना आप चाहते, लेकिन आपने उनकी हदूद मुकर्रर कर दी। मरीसा और दूसरी लड़कियों को का तो कहना ही क्या, लेकिन अब आप मुझे माफ़ करें। अब आप सिर्फ मुझे गलत रास्ते पर डालने के लिए उन औरतों की कुर्बत हासिल कर रहे हैं। झूठ ना बोलिए सरफराज साहब, क्या आपका दिल उनके साथ रक्स करने को चाहता है? मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूंगी, लिल्ला झूठ ना बोलिएगा। और मेरी ज़ुबान लड़खड़ा गई, मेरा हौसला लड़खड़ा गया। मैं खामोश खड़ा कौसर की शक्ल देखता रहा और कौसर की निगाहों में फातहाना चमक उभर आई। उसके होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। मैं दावे करने की आदी नहीं हूँ सरफराज साहब, मैंने बड़े भरोसे से ये बात कही है। आप इस किस्म के आदमी नहीं हैं जैसा खुद को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सिर्फ मेरे लिए किया जा रहा है ताकि मैं आपको गलत ख्याल करने लगूं। बहुत दिनों से परख रही हूँ आपको सरफराज साहब। लड़की ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी अहमक भी नहीं। क्या आप मान लेंगे कि आपने ऊपरी दिल से उन दोनों को बर्दाश्त किया है? कौसर, वाकई मैं खुद को हल्कान महसूस करने लगा। नहीं सरफराज साहब, नहीं। आप कुंदन हैं, गिर्द की कितनी ही तहें अपने ऊपर चढ़ा लें, चमकते रहेंगे। अगर ये गिर्द मेरी वजह से चढ़ाई जा रही है तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? बताइए, आप मेरे जहन में कौन सा ख्याल डालना चाहते हैं? मैंने एक गहरी सांस ली। मिस कौसर, जी मैं सुन रही हूँ। बर्दाश्त कर सकेंगी? हाँ, कौसर ने बड़े एतमाद से कहा। मिस कौसर, आइए आपको एक नई कहानी सुनाऊं। एक शख्स बेशुमार ऐसे अफराद में घिरा हुआ जो दौलत से खेलते थे, जो दौलत को बहुत बड़ी अहमियत देते थे। वो और उनमें एक था दौलत की रेल पेल और नौकरों की फौज, आला ज़िंदगी। ये सब कुछ उसे बुरा नहीं लगता था। बस वो लोग बुरे लगते थे जो दौलत को खुदा समझते थे। उन लोगों से उसकी कभी नहीं बनी। तब उन सब ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश की। वो उसके हिस्से की दौलत हजम करना नहीं चाहते थे, सिर्फ ये चाहते थे कि वो भी उनके साथ उनकी मसनूई बातों में शरीक हो जाए, उन्हीं के अंदाज में सोचना शुरू कर दे। उसने उनकी सोच पर कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी पर भी कोई तसल्लुत नहीं चाहता था। उसने अपनी दुनिया ही अलग कर ली थी। सैरो शिकार, मसनूइयत से दूर की ज़िंदगी उसे पसंद थी, लेकिन साजिश करने वालों को उसकी ये अदा पसंद नहीं आई।
وہ سوچتے رہے اور پھر اس کی بدقسمتی نے ایک اور کھیل شروع کر دیا۔ اسی خاندان کی ایک حسین ترین لڑکی، اسی ماحول کی پروردہ جس کے بہت سے طالب تھے، جس کے بہت سے شیدائی تھے، نہ جانے کیوں اس کو چاہنے لگی۔ وہ جو اس کا طلبگار تھا، وہ جو صاحب اختیار تھا، وہ جو سازشیں کر سکتا تھا، تلملا اٹھا۔ لا ابالی شخص کو اس نکمے انسان نے ایک اور شکست دی تھی، چنانچہ اس شکست کو اس کا ذہن قبول نہ کر سکا۔ بھائی نے بھائی کے لیے سازش کی، بھولی لڑکی نادانستگی میں اس کی شریک کار بن گئی۔ بات اس حد تک پہنچی جو ان سب پر کنٹرول رکھتا تھا، جس کے اشاروں پر زندگیاں بنتی بگڑتی تھیں۔ اس نے اپنی حیثیت، اپنا اثر استعمال کیا۔ سازش کرنے والے جانتے تھے کہ نوجوان اپنی فطرت کے خلاف پسند نہ کرے گا، اور یہی ان کی سازش تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے اس معصوم لڑکی کا دل ٹوٹنے کا افسوس تھا، لیکن وہ خود پر کوئی پابندی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس پر عذاب نازل ہوا۔ اسے حکم دیا گیا کہ اس لڑکی سے شادی کر لی جائے، ورنہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے، اور جب شخصیت ٹوٹ جاتی ہے تو زندگی غلاظت کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ اس پر کتنے ہی خوبصورت غلاف چڑھا دو، اس سے تعفن اٹھتا رہے گا۔ ہاں، کچھ لوگ اس تعفن کے عادی ہو جاتے ہیں، کچھ اسے برداشت نہیں کر پاتے، اور جو برداشت نہیں پاتے وہ مطمئن ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہن کی نفاست برقرار رہتی ہے۔ اس شخص نے بھی اپنی شخصیت پر پڑنے والی ضرب قبول نہ کی اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر مس کوثر، پھر وہ اس دنیا سے نکل آیا جو اس کی طبیعت سے میل نہیں کھاتی تھی، لیکن اس کے سینے میں ایک عزم تھا۔ وہ اپنی شخصیت کو آزمانا چاہتا تھا، اور اس نے اپنا امتحان لینا شروع کر دیا۔ مس کوثر، اس نے بہت سے امتحان پاس کر لیے ہیں۔ وہ جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، طرح طرح سے ذلیل و خوار ہوا، لیکن اس کے اندر کے انسان نے کہا کہ یہ امتحان ہے۔ وہ جس کے سامنے جوانیاں آئیں وہ بہک سکتا تھا، لیکن اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے خود کو کچل دیا، اور اس کے اندر کے انسان نے کہا کہ یہ امتحان ہے۔ مس کوثر، میں دل کی ساری سرخی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مس کوثر، میں نے اپنا سینہ کھول دیا ہے۔ نہ جانے کیوں آج دل چاہا، نہ جانے کیوں تمہارے لیے چاہا۔ کوثر، میں سرفراز ہوں۔ ہاں، میں وہی انسان ہوں۔ میں ایک اتنے دولت مند انسان کا بیٹا ہوں جو بہت سے نوابوں کو ان کی شخصیت سمیت خرید لے۔ مس کوثر، میرے ایک اشارے پر سینکڑوں لوگ متحرک ہو جاتے تھے، لیکن میں نے اپنی آن کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ کوثر، میں نے اپنی آخری پونجی، اپنی آخری رات بھی تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، بس اب میں کلاش ہوں۔ میری ایک درخواست ہے مس کوثر، خدا کے لیے مجھے میرے ضمیر کے خلاف کچھ کرنے پر مجبور نہ کرنا۔ نواب صاحب میرے مشفق ہیں۔ اگر وہ صرف ایک نواب ہوتے، اگر وہ صرف ایک آقا ہوتے تو مجھے زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ ان کی پیشانی کی ایک شکن جو میری وجہ سے پڑی ہو، میری قبر ہوگی۔ میں اس دن خودکشی کر لوں گا۔ بولو کوثر، تم مجھے چاہتی ہو؟ جواب دو، جواب دو، تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ میں نے کوثر کے دونوں شانوں پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ کوثر پتھر کے بت کی مانند ساکت تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن ان میں روشنی منقود تھی۔ وہ بے جان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے چاہتی ہو کوثر؟ جواب دو۔ نہ جانے کیوں آواز رند گئی تھی، اور کوثر نے ماحول کی پرواہ کیے بغیر، حالات کا اندازہ کیے بغیر میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر وہ آہستہ سے بولی، سرفراز، کیا چاہنا گناہ ہے؟ کیا تم اس تصور کو ذہن سے نہیں نکال سکتی؟ نہیں، کوثر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ کوثر، دیوانے نہ بنو سرفراز۔ خبردار، جو میں نے اب تمہیں ان میں سے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا اچھا نہیں ہوگا۔ تم سے تو میں کچھ نہیں کہوں گی، ان لوگوں کو ذلیل کر دوں گی، ایسا ذلیل کیا کہ یاد رکھیں گی۔ کوثر، اور سنو، اس نے میری بات درمیان سے کاٹ دی، میں نے تمہاری بہت بے عزتی کی ہے۔ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں سرفراز۔ تم اگر مجھے اس بے عزتی کی سزا دینا چاہو گے تو وہ اتنی سخت نہ ہوگی جتنی سخت سزا
मैं खुद को दे रही हूँ। सुनो सरफराज, मैं मर जाना पसंद करती, लेकिन अपने पसंदीदा तरीन शख्स के सामने ये कहना पसंद ना करती कि सरफराज मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुमसे इश्क करती हूँ। सरफराज, मैं तुम्हें बेपनाह चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी हयात का आखिरी लम्हा भी कुर्बान कर सकती हूँ। हाँ सरफराज, तुम्हारे बदन बाद में किसी को नहीं चाहूँगी, तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत हो, लेकिन इस चाहत में कोई तलब नहीं है, तुम मेरे आइडियल हो। सरफराज, तुम्हारी शख्सियत पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, और सुनो, ये एतमाद उस मंजिल में है कि मेरे लिए अगर कभी किसी रास्ते की ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरे रहबर होगे। मैं आंखें बंद करके उस रास्ते पर चल पड़ूंगी कि मेरा रहबर मेरा एतमाद है। कौसर ने मुझे छोड़ा और तेज़ी से एक तरफ चल दी। अब मेरी बारी थी। मैं साख्त जामद खड़ा उसे देख रहा था। कौसर ने मुझे शिकस्त दी थी, शिकस्त फाश दी थी। वो मेरा सब कुछ ले गई थी, अपना सब कुछ दे गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत भारी रही थी। उसका पल्ला भारी था और अब मैं उसे कोई फ़रेब नहीं दे सकता था। ज़हन अजीब से एहसासात का शिकार था। दर हकीकत मैंने कौसर को खुद से बरगश्ता करने के लिए मरीसा और थैलस्मा को घास डाली थी, वरना दोनों में से कोई मुझे पसंद नहीं था। बहरहाल अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी देर तक मैं वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कैबिन की तरफ चल पड़ा। कैबिन का दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर पहुंच गया। कैबिन में हल्की रोशनी थी, लेकिन उस रोशनी में मैंने अपने बिस्तर पर किसी को देखा और चौंक पड़ा। मैंने अपने कैबिन में निगाह दौड़ाई, ख्यालात में किसी और कैबिन में तो नहीं आ गया, लेकिन कैबिन में मेरा सामान मौजूद था। ये मेरा ही कैबिन था। अब मैंने गौर से अपने बिस्तर पर लिपटी हुई औरत को देखा। वो थैलस्मा थी। तुम? मैंने खुश्क लहजे में कहा। डार्लिंग, थैलस्मा की आवाज़ मखमूर थी। यहाँ क्या कर रही हो? मैं चोर नहीं हूँ सरफराज, तुम मुझसे इस तरह सवालात कर रहे हो जैसे मैं यहाँ से कुछ चुराने आई हूँ। थैलस्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस थनासन, बराह करम उठ जाएं। अरे कैसी बातें कर रहे हो सरफराज, मैं तो बड़ी मुश्किल से मिस्टर जोनाथन को धोखा देकर आई हूँ। किस लिए मिस जोनाथन? थैलस्मा कहो मेरी जान, आप किस लिए आई हैं मैडम थैलस्मा? सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी कशिश मुझे यहाँ ले आई। थैलस्मा उठकर बिस्तर पर बैठ गई। उसका लिबास भी काबिले एतराज़ था। मिसिस जोनाथन, आपका तसव्वुर नहीं है, आपका मुआशरा ही ऐसा है। आपके यहाँ इस बेहयाई की कोई अहमियत नहीं, लेकिन माफ़ कीजिए, मैं मशरक़ की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं एक मशरक़ की नौजवान हूँ। हमारे यहाँ जिनस इतनी अर्ज़ा नहीं है, हमारे यहाँ की औरत इतनी गिरी हुई नहीं होती जितनी आप। और मैं एक मशरक़ की नौजवान, मैं आपको हुक्म देता हूँ कि अपनी नापाक आरज़ुओं को लेकर यहाँ से निकल जाएं। सरफराज, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। अभी नहीं मिसेस जोनाथन, लेकिन हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं है सरफराज। दरवाजे से आवाज़ आई और मैं उछल पड़ा। ये आवाज़ कौसर की थी। उसके पीछे मिस्टर जोनाथन मौजूद थे। मैं उन दोनों को हैरानी से देखने लगा। मैडम थैलस्मा हमारी जिम्मेदार नहीं, मिस्टर जोनाथन की हैं। मिस्टर जोनाथन, संभालिए इन्हें। तुम थैलस्मा गुस्से से खड़ी हो गई। हाँ, मिस्टर जोनाथन को मैं बुलाकर लाई हूँ। तुम कमीनी, तुम! थैलस्मा गुस्सीले अंदाज में कौसर की तरफ बढ़ी, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने अकब से उसकी गर्दन पकड़ ली। मैंने उसका रुख दरवाजे की तरफ किया और ज़ोर से धक्का दे दिया। मिसिस जोनाथन के मुंह से चीख निकल गई और वो गिरने लगी थी, लेकिन जोनाथन ने उसे अपने बाजुओं पर रोक लिया और फिर वो उसकी कमर थपथपाता हुआ बोला, चलो डार्लिंग, आओ चलें। थैलस्मा ने खूनी निगाहों से कौसर को देखा और फिर दांत पीसती हुई बाहर निकल गई। मिस्टर जोनाथन उसके पीछे निकल गए। तब कौसर ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। आई एम सॉरी सरफराज, मैंने इत्तफाक से तुम्हारे कैबिन के सामने से गुजरते हुए अंदर की आवाज़ें सुन ली थी, और अब तो मुझे इसका हक हासिल है। खुदा हाफिज, आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारी निगरानी करूंगी। कौसर ने इस मज़का खेद अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। खुदा हाफिज, वो बोली और दरवाजे से बाहर निकल गई। मैंने गहरी सांस ली और कैबिन का दरवाज़ा मजबूती से बंद करके बिस्तर पर आ गया। अजीब पोजीशन हो गई थी।
بستر پر لیٹنے کے بعد ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا۔ تھیلیسما عورت ہے، ناقص العقل۔ اس نے جس انداز میں کوثر کو دیکھا تھا اس میں بڑا زہر تھا۔ کہیں وہ کوثر کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس کا امکان موجود تھا۔ بہرحال نگاہ رکھنا پڑے گی۔ آج رات تو جناتھن اسے سنبھال لے گا۔ بہرحال خاصے دلچسپ واقعات سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ جلد از جلد یہ سفر ختم ہو جائے۔ نہ جانے یہ جہاز کب تک چلتا رہے گا۔ رات کے کسی حصے میں مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن حالات معمول پر تھے۔ لڑکیاں دھوپ میں ایک جگہ کھڑی تھی۔ کوثر مریسا کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ میں تیار ہو کر نکل آیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچ چکا ہے، گویا ہماری منزل آ گئی تھی۔ میں بھی ایک طرف جا کھڑا ہوا۔ تب کوثر میری طرف بڑھی اور اس کے پیچھے ہی مریسا بھی چل پڑی۔ دوسری لڑکیاں بھی ہماری طرف ہی متوجہ تھی۔ ہیلو مسٹر سرفراز، کوثر کے عقب سے مریسا نے کہا۔ ہیلو، میں نے اخلاقاً کہا۔ کوثر ایک گہری سانس لے کر رک گئی۔ رات کیسی گزری؟ مریسا نے پوچھا۔ بہت بھیانک مس مریسا، میں نے جواب دیا۔ ارے کیوں؟ مریسا کوثر سے آگے بڑھ آئی۔ بڑے ڈراؤنے خواب دیکھے۔ اوہو کیا؟ مریسا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میری گردن میں لٹک جائے۔ اسی وقت نواب فیروز الدین ہمارے نزدیک پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ کرنل ڈکسن اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ ہماری گفتگو ختم ہو گئی۔ ہیلو ینگ مین، کرنل ڈکسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو کرنل، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ کر میرے ذہن میں عجیب سے تاثرات ابھرتے ہیں۔ مثلاً؟ نواب صاحب نے دلچسپی سے پوچھا۔ بس مشرق کی پر اسرار داستانیں، بہت سی کہانیاں ہیں جن کے مرکزی کردار بڑے پر اسرار ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان مجھے ایسا ہی کوئی کردار معلوم ہوتا ہے۔ تمہاری نظر میں ہی نہیں بھائی، خود اپنی بھی یہی کیفیت ہے۔ ہم بھی آج تک سرفراز کی حقیقت نہیں سمجھ پائے۔ نواب فیروز الدین نے گہری سانس لے کر کہا اور میں مسکرانے لگا۔ بھلا میں ان لوگوں کی باتوں کا کیا جواب دیتا جو مجھے زبردستی پر اسرار بنانے پر تلے ہوئے تھے؟ دوسرے لوگ بھی اسی طرف آ گئے تھے۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ میں سفر کے پورے پروگرام سے آگاہ ہونا چاہتا تھا، لیکن بہرحال نواب صاحب نے مجھے بہت منہ لگا لیا تھا، لیکن میں حدود سے آگے نکلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جہاز بندرگاہ سے قریب ہوتا جا رہا تھا اور اس کے عملے کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ بہرحال وہ ڈیک سے جا لگا اور مسافروں کے اترنے کا بندوبست کیا جانے لگا۔ یہاں بھی کوثر نے بڑی اپنائیت کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے میرے بازو کا سہارا لے رکھا تھا اور مریسا کی کینہ توڑ نگاہیں بار بار اسے گھور رہی تھی۔ مس کوثر، میں نے اسے مخاطب کیا۔ بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے آپ نے میرا بازو۔ بڑے اعتماد سے کہو سرفراز، کوثر آہستہ سے بولی۔ شکریہ۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مس مریسا کو دیکھنا پسند کریں گی مس کوثر؟ ہاں، کیوں؟ کوثر نے میرے اشارے پر مریسا کی طرف دیکھا اور پھر اس کی کیوں کا جواب اسے خود ہی مل گیا۔ مریسا دوسری طرف دیکھنے لگی تھی، لیکن اس کے تاثرات صاف پڑے جا سکتے تھے اور کوثر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا قصور نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں؟ اس کا معاشرہ، اس کی آزادی۔ ہاں، یہ لوگ مرد کو صرف مرد سمجھنے کی عادی ہیں، میں نے جواب دیا۔ ہم نیچے پہنچ چکے تھے۔ دوسرے لوگ بھی ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ جہاز کو آگے جانا تھا، اس لیے بہت سے مسافر نہیں اترے تھے۔ ان میں تھیلیسما بھی تھی اور وہ بھی جہاز کے ایک حصے میں کھڑی ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ بیچاری تھیلیسما، میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ ارے ہاں، کہاں ہے وہ خاتون؟ کوثر جلدی سے بولی اور جہاز پر نگاہیں دوڑانے لگی۔ وہ اس طرف، میں نے کوثر کو اشارہ کیا اور کوثر اس طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آپ یقین کریں مسٹر سرفراز، جہاز روانہ ہو جائے گا۔ اس کے تیسرے گھنٹے کے اندر وہ کسی نہ کسی کو دوست بنا لے گی۔ اس کے باوجود مجھے اس سے ہمدردی ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بہرحال ایک محرومی اسے آپ کے پاس کھینچ لائی تھی۔ مسٹر جناتھن بہت بوڑھے تھے اور وہ جوان۔ اور پھر ایک بات کہوں سرفراز؟ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ جہاں آپ ہوں وہاں دوسروں کی دال کم ہی گلتی ہے۔
जी, मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। कोई मुबालगा नहीं है इसमें। सफ़े नाज़क के लिए आप एक बहुत बड़ी कमज़ोरी बन जाती हैं मिस कौसर। इसके बावजूद मैं किसी खुश फहमी का शिकार नहीं हो सकता। खुश फहमी नहीं, हकीकत। मैं झूठ बोलने की आदी नहीं हूँ, कौसर ने सपाट लहजे में कहा, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरे जहन में कुछ अरसा कबल की कौसर आ गई जो मुझसे बेपनाह नफरत करती थी। कौसर इस वक्त मेरी तरफ ही देख रही थी। चुनाचा वो आहिस्ता से बोली, नहीं सरफराज, आप उसे नफरत ना कहें। वो एक अनोखा जज्बा था जिसके बारे में मैं किसी हद तक आपको बता चुकी हूँ और फिर किसी वक्त तफसील से बताऊंगी। और मैं खामोश रह गया। कौसर ने मुझसे एक मुआहदा किया था, लेकिन मुझे वो मुआहदा पूरा होता नज़र नहीं आता था। उसके तेवर अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं किसी तौर उसकी तरफ माइल नहीं हो सकता था, ख्वाह कुछ भी हो जाए। अरे भाई सरफराज मियाँ, आओ चलें, कर्नल के दोस्त आ गए हैं। नवाब साहब करीब आकर बोले। ओह जी चलिए। मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। कौसर पीछे पीछे आ रही थी। एक खूबसूरत से होटल में हमने क़याम किया था। होटल में कमरों की पूरी कतार हासिल कर ली गई थी। हम सब कमरों में मुकीम हो गए। नवाब साहब ने खसूसी तौर पर मेरा कमरा अपने पास रखा था। मैं हस्बे मामूल अपने कमरे में तन्हा था और मेरे बाएं जन्म कर्नल डिक्सन का कमरा था। कई घंटों तक हम सब अपने अपने कमरों में सफ़र की कसर दूर करते रहे। किसी न किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं महसूस की थी। अलबत्ता शाम की चाय होटल के डाइनिंग हॉल में एक साथ पी गई थी। चाय की ये दावत मिस्टर जो दोनों की तरफ से थी, जो मकामी थे, और कर्नल डिक्सन पर प्रिंस पार्टनर भी बड़ा ही खुश अखलाक इंसान था। उसी ने हमारे लिए इस होटल में बंदोबस्त किया था। इससे कबल उसने अपने मकान में ठहरने की पेशकश की थी। कर्नल ने उससे माजरत ली थी। बहरहाल जो दोनों की चाय की दावत खूब थी। मकामी लोग सियाहों की इस शानदार पार्टी को दिलचस्प निगाहों से देख रहे थे। बदकिस्मती से जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वो मरीसा की कुर्सी से मिली हुई थी। मरीसा बड़ी मुस्तकिल मज़ाज थी। वो भी अभी तक मेरी तरफ से मायूस नहीं हुई थी। कई बार उसने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक खाने पीने की चीज़ें मुझे शुरू की थी। दूर बैठी हुई कौसर उसकी हरकतों की तरफ मतवज्जा थी और ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। कौसर, मैंने खाते हुए उसके बारे में सोचा। ये नक चढ़ी लड़की जिस तरह मोहिम हुई है, मैं उसके बारे में कभी कभी संजीदगी से सोचने लगता था, लेकिन दिल के किसी गोशे में उसके लिए कोई ऐसा जज्बा नहीं था जिसे मोहब्बत से तशबीह दी जाती। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैंने सोचा, नक चढ़ी कौसर शायद मैं इसलिए पसंद करता था कि मैं उससे खौफज़दा था। मैं नहीं चाहता था कि वो भी दूसरी लड़कियों की तरह मुझसे मुतासर हो। बहरहाल चाय का दौर ख़त्म हो गया। उसके बाद भी लोग अपनी अपनी जिगर बैठे कुछ गप्पियाँ करते रहे। बी मरीसा ने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। मेरे शाने की तरफ मुंह करके बोली, होटल का माहौल बहुत हसीन है। हरगिज़ नहीं। ये काले काले वेटर जो सफ़ेद लिबास, ब्लैक एंड वाइट काटन नज़र आते हैं, दीवारों का गहरा सुर्ख रंग और उनकी बेतुकी सजावट, ये भद्दे किस्म का फर्नीचर, और फिर यहाँ बैठे हुए लोग जौन और स्याह चेहरों और बसून दीदों वाले मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैंने उसे फ़ौरन जवाब दिया। मरीसा चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगी और फिर उसने बमुश्किल तमाम ना जाने कहाँ से अपने होंठों पर एक मुस्कुराहट खींची और घबराई हुई आवाज़ में बोली, हाँ ये चीज़ें तो मुझे भी पसंद नहीं हैं। फिर उस माहौल में और क्या है, मैंने सवाल किया और मरीसा को सूझ ही गई। बता दूं, वो मुस्कुराते हुए बोली, ज़रूर बताओ, ताकि तुम्हारी कोई बात तो मेरी समझ में आए। मैंने होंठ सकेटते हुए कहा, जहाँ तुम मौजूद होते हो वो जगह मेरे लिए बेहद हसीन हो जाती है। ला हौला वला कुव्वा, मैं तो बाथरूम में भी होता हूँ। मैंने कहा। कौसर ने दूर से मेरी मुश्किल ताड़ ली थी। चुनाचा उसने जुर्रा से काम लिया और उठकर मेरे करीब पहुँच गई। सरफराज साहब, आप बाहर चलेंगे? ज़रूर मिस कौसर। मैं जल्दी से खड़ा हो गया। सब लोग बातों में मसरूफ़ थे और फिर चौंका सभी जानते थे
कि मैं नवाब फ़िरोज़ुद्दीन का मुलाजिम हूँ, इसलिए किसी ने हम दोनों की तरफ तवज्जो ना दी। हम दोनों डाइनिंग हॉल से बाहर निकल आए और कौसर बाहर निकल कर हंस पड़ी। क्यों? मैंने उसे घूरा। मैंने देखा था वो बड़ी सरगर्मी से आपकी मदारत कर रही थी। कौसर ने कहा, ना जाने उसे मेरे बराबर की सीट कैसे मिल गई थी। खसूसी तौर से हासिल की होगी, लेकिन है पक्की दुकानदार। पहले खातर की और उसके बाद फौरन मुनाफा वसूल करने बैठ गई। क्या कान खा रही थी आपके? मेरा भेजा उसकी मरगूब ग़िज़ा है, मैंने जवाब दिया। क्या कह रही थी? बस गुफ्तगू बराए गुफ्तगू कहने लगी। होटल का माहौल बेहद हसीन है। और फिर मैंने जवाब दिया, ये काले काले हीरे, ब्लैक एंड वाइट के डब्बे और ये सुर्ख दीवारें, मुझे तो इनमें कोई हुस्न नज़र नहीं आता। तो फरमाने लगी, जहाँ मैं होता हूँ वो जगह हसीन हो जाती है। तब मैंने उन खातून को बताया कि मैं तो लैट्रीन में भी होता हूँ, काश आप मुझे वहाँ देखें, मैंने कहा। और कौसर बेतहाशा कह के लगाने लगी। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैं खामोशी से उसके खामोश होने का इंतज़ार कर रहा था। बमुश्किल तमाम कौसर खामोश हुई। हम लोग होटल के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करते रहे। कौसर ने बताया कि वो मेरी परेशानी ताड़ गई थी, इसलिए हिम्मत करके उठ ही गई। शुक्रिया मिस कौसर, आप दर हकीकत दोस्ती के फ़राइज़ पूरे करने लगी हैं। यकीनन और पूरी करते रहूँगी, लेकिन एक इजाज़त आप मुझे देंगे? हाँ हाँ, इजाज़त, बिल्कुल इजाज़त।